मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना गुट में जबरदस्त रसास्की चल रही है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद लेने की जिद में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जबकि 132 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 75 और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें आई है। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी को 12 विधायकों की और जरूरत है, लेकिन बीजेपी गठबंधन को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की पॉलिटिक्स हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही है। जी हां, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के दौर में भी बीजेपी की भूमिका महाराष्ट्र में छोटे भाई की रही। बीजेपी महाराष्ट्र में हमेशा से ही बैसाखी के सहारे ही पॉलिटिक्स करती रही है। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार कहते कि देखिए, बीजेपी जिस मकसद से शिवसेना में टूट कर आई थी, वही चुनौती एक बार फिर से बीजेपी के दरवाजे पर खड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर दोबारा जब टीम रविवार को पहुंची तो हिंसा और बवाल हो गया। लोगों ने जमकर पथराव किया, हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। इन हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। जी हां, अब संभल हिंसा पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब मैनपुरी सांसद एवं अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और कैराना सांसद इकरा हसन ने संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हिंसा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया है। मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने संभल बवाल पर कहा है कि पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि संभल में लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर लोगों को परेशान किया जा रहा। हमारे सांसद भी मौजूद नहीं थे। घटना के समय वो बेंगलुरु में थे, इसके बावजूद उनके नाम FIR दर्ज की गई। डिम्पल यादव भाजपा और सरकार पर सवाल उठाए हैं। जी हां, कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि बहराइच घटना हुई और अब संभल में हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि घटना में सीधे सीधे प्रशासन शामिल है। प्रशासन सत्ता के हिसाब से काम कर रहा है। लोगों को सीधे गोली मारी जा रही। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि यूपी में संविधान की धज्जियां उड़ाने की बातें कही है। जी हां, बता दें कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी यही कहा था कि लोगों को सीधे गोली मारी जा रही। अब उनके बाद इकरा हसन ने ये बयान दिया है। पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को हिरासत में ले लिया है। जी हां, ढल्लेवाल मंगलवार से किसान की मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू करने वाले थे। वहीं पटियाला रेंज के DIG MS सिद्धू ने ANI को बताया है कि ढल्लेवाल बेहद बुजुर्ग है, इसलिए उन्हें लुधियाना के DMC अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी सेहत की जांच की जा रही। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को दावा किया कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने एक साझा ऑपरेशन चलाया और ढल्लेवाल की ट्रॉली तोड़कर उन्हें ले गए हैं। जी हां, किसान नेता ढल्लेवाल ने सोमवार को घोषणा की थी कि वो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मंगलवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे। ढल्लेवाल ने कहा था कि वो किसानों की मांगे मनवाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। राहुल गांधी ने संविधान दिवस मौके पर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा का किताब है, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता। संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। इस मौके पर उन्होंने जाति जनगणना पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहां जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने
दलितों और पिछड़ों के लिए भी कई सारी बातें की है। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं रहता। आजकल मीडिया के फील्ड में कोई भी पिछड़ा जाति का नहीं है, चाहे वो एंकर हो या मालिक, यहाँ भी उनकी भागीदारी ना के बराबर है। जी हाँ, हैरानी की बात ये रही कि राहुल गांधी के संबोधन के शुरुआत में ही उनका माइक बंद हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारे लगाने लग गए। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद उन्होंने अपना भाषण दोबारा से चालू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए जाति जनगणना के मुद्दे पर आधारित बातें शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खाद के लिए लगातार किसान हंगामा कर रहे हैं। मंडी में हजारों किसानों ने खाद नहीं मिलने पर एसडीएम और मंडी सचिव पर जमकर पथराव किया, जिससे अधिकारी बाल बाल बचे हैं, वहीं कुछ लोग पथराव में चोटिल भी हो गए। जी हां, किसानों के बवाल करने से मंडी में अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन के अफसर किसी तरह किसानों को समझाते हुए अपनी मौजूदगी में खाद का वितरण कराने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खाद के लिए लगातार किसान हंगामा कर रहे हैं। मंडी में हजारों किसानों ने खाद नहीं मिलने पर एसडीएम और मंडी सचिव पर जमकर पथराव किया, जिससे अधिकारी बाल बाल बचे हैं, वहीं कुछ लोग पथराव में चोटिल भी हो गए। जी हां, किसानों के बवाल करने से मंडी में अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन के अफसर किसी तरह किसानों को समझाते हुए अपनी मौजूदगी में खाद का वितरण कराने में जुट गए हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो पुलिस कर्मी को 2 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे। जी हां, पुलिस अधिकारी संभाजी पाटिल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और सतारा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जांच की मांग की थी, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने 10 लाख रुपए की मुआवजे की भी मांग की थी। पाटिल को मार्च 2013 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2019 के एक हत्या मामले में सबूतों को नष्ट करने और जानबूझकर दोषपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगा था। जी हां, गिरफ्तारी के एक दिन बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। भारतीय मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना दबाव एक गहरे दबाव में बदल गया है और अगले 24 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से चक्रवात और उष्णकटिबंधीय तूफान का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा, जो इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु तट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जी हां, वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये गहरा दबाव क्षेत्र 12 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों से कुर्की के जरिए अर्जित संपत्ति और आय को जब्त कर पीड़ितों में बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। इस निर्देश के अनुसार माफिया और अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति पुलिस जब्त करेगी और जब्त की गई संपत्ति को अदालत के आदेश पर कुर्की किया जाएगा। जी हां, कुर्की से मिलने वाली आय को पीड़ितों में वितरित किया जाएगा। जी हां, आदेश के अनुसार संबंधित जिले के डीएम 2 महीने के भीतर जब्त संपत्ति की नीलामी करेंगे और उससे प्राप्त आय को अपराध से प्रभावित लोगों में बांटेंगे। जानकारी के मुताबिक अब गैंगस्टर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बिना भी पुलिस काली कमाई जब्त कर कुर्की कर सकेगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।